गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 6 जनवरी है, तो आज के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। उसमें यूजफुल आपके लिए होगा यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस अगर दे रहे हो उससे संबंधित करंट अफेयर्स की कोई समस्या हो, पीटी प्रीलिम्स के स्तर पर, मेंस के स्तर पर और इंटरव्यू के स्तर पर, तो इसका संपूर्ण समाधान लेकर आया है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो चलिए आगे देखते हैं, चीज़ों को कवर करने का प्रयास करते हैं। आज प्रीलिम्स के टॉपिक में हम लोग शामिल किए हैं लोकसभा अध्यक्ष करेंगे पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन। तो इससे संबंधित हम पीटी फैक्ट को निकालने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसमें पेशा एक्ट चर्चा का विषय बना हुआ है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे पेशा एक्ट क्या है। भारत में तेजी से बढ़ रहा है एफडीआई प्रवाह, तो एफडीआई प्रवाह के संदर्भ में हम पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कंटेंट को कवर करने का प्रयास करेंगे, उससे संबंधित सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अमेरिका में हेनरी सोरेस मेसी को राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया है, तो इन सभी पक्षों को देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ से पीटी फैक्ट निकालने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में जलवायु परिवर्तन में लड़ेगी बछिया हिल्डा, तो ये क्यों चर्चा का विषय बनी हुई, क्यों जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर इससे सहायता ली जा रही, इन सभी तथ्यों की हम जांच करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सुगेमी फुका होर्यू का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो यह किस अभियान से जुड़े हुए थे, क्यों इनकी चर्चा हो रही है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मेंस के टॉपिक में दो महत्वपूर्ण टॉपिक आज है जिस पर आज चर्चा होगी, जिसमें डिजिटल भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक कौन कौन से बिंदु है, कौन कौन से बिंदुओं पर भारतीय नायकों के संदर्भ दिखाए जा रहे हैं, साथ ही साथ चिंताओं को व्यक्त किया गया है। डिजिटल भारत कैसे भारतीयों के आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर उभरा है, तो ये सारे तथ्यों की जांच आज के मेंस टॉपिक में किया जाएगा। नेक्स्ट है कामकाजी कौशल और तनाव प्रबंधन। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। कामकाजी जो कौशल के लोग होते हैं, जुड़े होते हैं, उनके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, काम के स्तर अलग अलग होते हैं, फिर भी तनाव प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाल ही में बीपीएससी को लेकर जो विवाद चला, हर एक डीएम चर्चा का विषय बने हुए थे। थप्पड़ जो मारे थे किसी स्टूडेंट को, उससे तनाव प्रबंधन झलक कर आता है। तनाव प्रबंधन तो आपको यहाँ से मेंस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से कुछ चीज़ों को जोड़कर या इंटरव्यू में आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि तनाव प्रबंधन क्या होता है, हाल की घटनाओं में आप इसे कैसे देखते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आज देखेंगे, चर्चा का विषय बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आज हम लोग एसे और एडिटोरियल में हम देखेंगे, जो एसे में आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, नाकामी में छिपी है कामयाबी। तो कैसे हम अपने नेगेटिव 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 को पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में बदले, अपने विचारधाराओं को, अपने नाकाम होती जो इकोसिस्टम है उसको कैसे हम कामयाब बना सकते हैं, या एक व्यक्तित्व के तौर पर जब हमारी पहचान बन जाती है नाकामयाबी की, तो उसको हम कैसे कामयाबी में बदल सकते हैं, इसके पीछे के सभी तर्क को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से कुछ बिंदुओं को आप अपने एग्जाम में उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को कवर कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको दो तरीके से उपलब्ध कराया जाता है, एक प्राइम बैच के तौर पर, एक दूसरा बेसिक बैच के तौर पर। प्राइम बैच वाले स्टूडेंट को डेली पीपीटी उपलब्ध कराया जाता है, डेली क्लास नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, उसका मॉडल आंसर भी आप लोगों को फॉर्मेट के तौर पर दिया जाता है, और साथ ही साथ 1-to-1 डॉट सॉल्विंग सेशन भी मेरे द्वारा ही लिया जाता है। कल ही मैंने गूगल मीट के माध्यम से आप लोगों के लिए ये अरेंज करवाया था 1-by-1 डॉट में सॉल्विंग सेशन को। तो आपको क्या करना है, लगातार चीज़ों को कवर करना है, ताकि हम इस तरीके की चीज़ें आप लोग सामने उपस्थित कर सके, प्रस्तुत कर सके, ताकि आपका एग्जाम है ना, एग्जाम बहुत इजी तरीके से आप उसे कर सके अपने एग्जाम को। तो इसी के लिए प्राइम बैच आपको यह उपलब्ध कराया जाए, जो युक्ति है इसके ऐप पर इसके सारे फ्यूचर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं बेसिक बैच अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको डेली पीपीटी उपलब्ध कराया जाएगा, वीडियो एनालिसिस तो दोनों में उपलब्ध होंगे, और ये यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री होगा, युक्ति है इसके यूट्यूब चैनल पर। तो आप यहाँ से जो भी आपको लगता है, जिस तरीके की सुविधाएं लेना चाहते हैं, आप बेझिझक ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसके फी स्ट्रक्चर की, तो प्राइम बैच के लिए बेसिक्स मात्र आपको 599 रुपये और प्लस टैक्स आपको उसके साथ पेड करना होता है। इसके लिए आप स्कैन कर सकते हैं इस बार कोड को, और यहाँ प्राइम बैच पर पहुंच सकते हैं। वहीं बेसिक बैच बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। इसकी कोर्स की वैलिडिटी है 1 वर्ष या 12 मंथ हम जिसे बोलते हैं।
तो यह आप उसी रूप में इसे प्राप्त कर सकते हैं और इससे संबंधित चीज़ों को कवर कर सकते हैं। यहाँ दो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, डीएमपी अर्थात डेली मेंस प्रैक्टिस, तो इससे आप मुख्य परीक्षा आपका जो प्रीलिम्स के बाद मुख्य परीक्षा देते हैं किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहीं आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। सिलेक्शन डिसाइड होता है कि आप लिस्ट में टॉप में आने वाले हैं या बॉटम में आने वाले हैं। तो इसे अपने सीट को पुख्ता करने के लिए, अपने रैंक को पुख्ता करने के लिए मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी में हम करेंट के साथ जोड़कर मेंस प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों को। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। प्राइम बैच और बेसिक बैच दोनों के लिए क्वेश्चन उपलब्ध होते हैं, पर इसका रिव्यू ध्यान रखिएगा 1/1 मेंटरशिप में हम सिर्फ प्राइम बैच वाले को ही उपलब्ध कराएंगे। उत्तर लेखन में सहायता की जाएगी एक्सपीरियंस मेंटर्स के द्वारा, और डीएमपी का मूल्यांकन आपको कराया जाएगा, और मॉडल उत्तर भी आप लोग को उपलब्ध कराया जाता है। तो इसके तहत आप चीज़ों को 1-to-1 मेंटरशिप में प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्द ही कीजिए, आपको 599 से आपकी कोई समस्या का समाधान निकाल सकता है और यह आपका जीवन समाप्त नहीं कर सकता है। तो एकमात्र कारक मत समझिएगा, एक सीढ़ी है सफलता का, ये डीएनए। तो आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो युक्तियाँ इसके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर युक्तियाँ इसको कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। नई नई चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो मार्केट में अभी तक उपलब्ध नहीं है, जो आपको उससे अलग कर देता है, आपकी तैयारी को अलग कर देता है, आपकी सोचने समझने की तरीके को अलग कर देता है। यंग सभी लोग हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं या जिनका इंटरव्यू है, तो ध्यान रखिएगा। इस तरीके से लोग हमारे साथ जुड़े हुए, जो आपको टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल पर आप जुड़कर आप वहां से पेपर कटिंग भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में उपलब्ध कराए जाते हैं, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जुड़ सकते हैं, फेसबुक जुड़ सकते हैं, कहीं भी हो आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स के टॉपिक में सबसे पहले देखते हैं, देखिए लोकसभा जो अध्यक्ष है पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन करेंगे। तो यह आज ही करने वाले हैं 6 जनवरी से। तो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है, तो ये आपको इनके द्वारा आपको पंचायत से संसद 2.20 का क्या करेंगे, कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उद्देश्य इसका क्या है, देश भर में पंचायती राज संस्थाओं, जो हम लोग 73वीं जो व्यवस्था लेकर आए थे संविधान संशोधन, उसके तहत जो आपको ध्यान रहे 500 से अधिक निर्वाचित जो महिला प्रतिनिधियों संविधान और संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है, संस्थान क्या है, कैसे काम करता है, इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से समझाए जाएंगे इस मंच के माध्यम से। अब यह ध्यान रखिएगा, भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपको यह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। संसद भवन, संविधान सदन, प्रधानमंत्री संग्रहालय और राष्ट्रपति भवन जाने का भी अवसर मिलेगा। तो जो हमारे देश की धरोहर है वहां से जुड़ने का मौका मिलेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही पंचायती राज संस्थाओं में जुड़कर काम करें उन महिलाओं को। अब साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, विधायी प्रक्रिया जानने का मौका मिलेगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं में कामकाज करने के तरीके को जानेंगे, निर्वाचित प्रतिनिधियों की समझ बढ़ेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा केंद्र से लेकर केंद्र, राज्य और यहाँ पर पंचायत की बात होती है, तीनों स्तरों पर क्या होगा, हम विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाएंगे, विधायी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं के तालमेल स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना होगा, आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे से कवर करके जाने की आवश्यकता है। अब ध्यान रखिएगा, लोकसभा सचिवालय इस कार्यक्रम में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुसूचित जनजातियों के 502 निर्वाचित महिलाओं का प्रतिनिधित्व शामिल करेगा। इसमें सचिवालय इसमें सहभागी भूमिका अदा कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया, पंचायती राज से जुड़ी अनुसूचित जनजाति और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना, संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में उनको ज्ञान बढ़ाना। अर्थात यहाँ पेशा एक्ट के बारे में चर्चा हो रहा है, पेशा अधिनियम आप लोग पढ़े होंगे उसके बारे में। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। अब इस प्रकार की चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी में इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कौन से मंत्री हैं, किस मंत्रालय के मंत्री हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों को गिरिराज सिंह के बारे में बताया था, कपड़ा मंत्री जो थे, जहाँ से प्रश्न पूछा गया। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको लाइन से उठा के दे दिया जाएगा, तो आप हल्के में मत लीजिएगा। महिला विकास मंत्री जो वर्तमान में अन्नपूर्णा देवी, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख विजया राहटकर, इनको याद कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं जनजातीय मामलों के मंत्री JUL ओराम कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। प्रतिभोगियों के लिए क्या किया जाएगा, इनके लिए कार्यशाला स्थापित की, विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी। ये सब बातें लोकतांत्रिक व्यवस्था जुड़ पाएंगे, ऐसा मदद किया जाएगा। ये आपको
पंचायत से संसद 2.0 का कॉन्सेप्ट। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा पेशा एक्ट, इसके बारे में, जो अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा हो रही है, तो इस एक्ट को अच्छे से याद करके जाइएगा। पेशा एक्ट 1996, यहाँ से क्या होता है, पेशा एक्ट या पंचायती उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, जिसे हम लोग पेशा भी बोलते हैं, 1996 का एक्ट है, जो आपको स्थानीय प्रशासनों में जनजातियों की भूमिका क्या होगी उसके बारे में चर्चा करता है। देखिए, ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए 92 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया, वहीं 74वां संविधान संशोधन नगरीय व्यवस्था को लाता है। इसी तरह के पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कानून बनाया गया। हालांकि अनुच्छेद 243 एम में, यानी कि एम में क्या किया गया, अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों के लिए यह प्रतिबंधित किया गया कि वो उसके लिए अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं, जो राष्ट्रपति के अधीनस्थ होकर काम किया जा सकता है उनके क्षेत्राधिकार में। तो वर्ष 1995 में, याद रखिएगा, भूरिया समिति, एक समिति गठित की गई थी। उनकी सिफारिश के बाद भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों हेतु आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पेशा अधिनियम 1996 अस्तित्व में आसा। तो आपसे पूछा जा सकता है, पेशा अधिनियम या अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो भूरिया समिति 1995। अब याद रखिएगा, इसके अतिरिक्त पेशा जो अधिनियम है, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं, जैसे ग्राम विधानसभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु केंद्र द्वारा अधिनियमित किया जाता है। यह राज्यों द्वारा अधिनियमित नहीं होगा, अर्थात केंद्र द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में यह सब कार्य किया जाएगा। यह फैक्ट याद रखना। इसके अतिरिक्त याद क्या रखना है, उद्देश्य इसका क्या है। उद्देश्य यह है ना इसका कि आदिवासी समुदाय, अनुसूचित क्षेत्रों और निवासी उसके अधिकारों का स्वशासन स्थापित करना, उनके माध्यम से अपने अधिकारों को मान्यता देना, प्राकृतिक संसाधनों, उनके जो पारंपरिक अधिकार है उसको स्वीकार करना। और इसके तहत इसके उद्देश्य क्या, लाभ क्या होगा, महत्व क्या होगा, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आएगा, पब्लिक वॉच डॉग के तौर पर यह काम करता है, संघर्षों का समाधान करता है, पहचान का संरक्षण करता है। वही हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संदर्भ में देखें तो ध्यान रखिए, सभी सामाजिक क्षेत्रों में नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ग्राम सभाओं में विकास योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे जल जंगल जमीन पर संसाधन, आप ये बार बार सुनते होंगे, जल जंगल जमीन का विवाद आदिवासी क्षेत्रों में, तो यह इसके समाधान को लाता है, संसाधन तंत्र को विकसित करता है, लघु लघु जो वनो उत्पाद है उस पर नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार देता है, मानव संसाधन के लिए काम करेगा, जहां प्रक्रियाएं कार्मिक जो नीतियां होंगी उसको लागू करेगा, स्थानीय बाजारों का प्रबंधन करने की शक्ति देगा, भूमि अलगाव को रोकने का शक्ति देगा, नशीले पदार्थ को नियंत्रित करने का अधिकार देता है यह पेशा अधिनियम आदिवासी बहुल क्षेत्रों को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, जिसके आधार पर चीजों को कंसाइज किया जाता है, चीजों को समाहित किया जाता है। चलिए, इससे संबंधित प्रश्न आप बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत पंचायत से संसद 2.0 के संबंध में कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, तो अच्छे से पढ़िएगा कथन को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 6 जनवरी 2024 को पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किए। क्या यह कथन सही है या गलत है, मुझे बताइएगा। भगवान बिरसा मुंडा की 150 जयंती के उपलक्ष्य में आपको यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, पंचायत से संसद नियम। तो इसमें से कौन सा गलत कथन गलत है, केवल एक है, केवल दो, यहाँ कर लीजिए, केवल दो, न तो एक न तो दो, और एक दो दोनों। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताने का प्रयास करना है और इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सभी बच्चे, जो भी बच्चे पेड है अनपेड हैं, प्राइम बैच या जो बैच लिए हुए वो भी, और जो बेसिक बैच लिए वो भी, सभी बच्चे इसका उत्तर दीजिएगा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। और इसका सही उत्तर आप लोगों को 7 PM में आपको यूट्यूब कम्युनिटी में आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जहां पर आप उत्तर दे सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करेंगे, दूसरे टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं। भारत में तेजी से बढ़ रहा FDI प्रवाह, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर पर काम देगा। मुख्य रूप से प्रीलिम्स और मेंस में से याद रख के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे। इसके कंटेंट आप यूज कर सकते हैं कहीं भी अपने उत्तर को और भी बेहतर करने के लिए। तो देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा है कि देश में FDI प्रभाव बढ़ रहा है। तो क्या यह तथ्य सही है या गलत है, किस प्रकार से यह उपयोगी हो रहा है, आपके उत्तर लेखन के लिए उपयोगी होगा, इसे आप यहां से जांचिएगा। तो देखिए, पश्चिम एशिया, जापान, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका
के निवेशक भारत में शीर्ष निर्देश जो निवेशक गंतव्य के तौर पर मान्यता दी है और यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, जिससे तीव्र आर्थिक विकास हो रहा है, लाखों नए रोजगार सृजित हो रहे हैं। जैसे ही एफडीआई आता है, पूंजी आता है, तो क्या होता है, देश में आर्थिक विकास बढ़ता है, निवेश बढ़ता है, तो रोजगार क्रिएट होते हैं, उद्योग धंधे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट सेटअप तैयार होता है। तो इस तरीके से देश में आर्थिक समृद्धि आ जाती है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। अब इसके अतिरिक्त विदेशी जो निवेशक है भारत में गहरी रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि देश में मजबूत घरेलू बाजार है, कुशल प्रतिभाशाली कार्यबल है, कानून का शासन है, जैसे फायदे उन्हें दिख रहे हैं, जिसके आधार पर वो एफडीआई निवेश करते हैं। और किसी देश में निवेश करने के प्राथमिक तंत्र होते माने जाते हैं। अगर किसी देश में मजबूत घरेलू बाजार अर्थात कंज्यूमर संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर निवेश ज़्यादा होगा। कुशल और प्रतिभाशाली कार्यबल है, अर्थात जब इन्वेस्ट करेगा उसके लिए कंपनियां स्थापित की जाएगी या उद्योग धंधे लगेगी, तो क्या उस क्षेत्र में, उस देश में, उस क्षेत्र में कौशल उन्नत कार्यबल है अर्थात श्रमिक है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलेगा। कानून का शासन अगर किसी राज्य क्षेत्र में अच्छा है, बेहतर है, तो उसके एवज में भी लोग क्या करते हैं, एफडीआई निवेश करते पैसे, ताकि उनके पैसे सुरक्षित रहे, सही रुपये में आउटपुट आ पाए। ऐसा नहीं कि कानून का शासन है ही नहीं, अर्थात व्यवस्थाओं को स्थापित चलाने के लिए, व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए कानून का राज नहीं काम करता है, तो यह वहाँ पर एफडीआई निवेश नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। तो यह 3 बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके आधार पर एफडीआई निवेश कहीं ना कहीं किसी देश में दिखेगा आपको। अब ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसके लिए जो विदेशी संस्थागत निवेशक को भी आकर्षित करेगा, जिसे एफआईआई कहते हैं। तो यह संदर्भ समझिएगा कि एफडीआई और एफआईआई जो दोनों को यहाँ पर क्या करेगा, निवेश करने की भूमिका को बढ़ा देता है। और वैश्विक अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद 2024 में जनवरी में भारत में औसतन मासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 4.5 अरब डॉलर से अधिक रहा। अर्थात हम ये प्रत्येक माह की बात कर ले जनवरी के आंकड़े को लेकर, तो ये कितना है, 4.5 अरब डॉलर का निवेश भारत में हो रहा है एफडीआई वर्तमान में। जो भी वैश्विक चुनौतियां, जैसे रूस यूक्रेन का मुद्दा हो, इजराइल फिलिस्तीन का मामला हो, लाल सागर का मामला, सुएज सहज का मामला, द्वितीय विश्व का मामला हो, तो ये सब जो भी चुनौतियां हैं उसके परिप्रेक्ष्य में भारत में निवेश लगातार औसत मासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 4.5 अरब डॉलर का रहा, अधिक रह रहा है। तो ये भी आंकड़े आपको याद रखिएगा। वर्ष जनवरी सितंबर की अवधि में अर्थात 2024 की बात यह हो रही है, एफडीआई लगभग 42% बढ़कर 42.113 अरब डॉलर हो गया। तो ये भी आंकड़े याद रखिए। एक साल पहले यह समान अवधि में आपको 29.73 अरब डॉलर था। फिर भी बहुत सी चुनौतियां हैं जहां पर आपको रेखांकित करने की आवश्यकता है। सबसे पहले याद रखिएगा इसके अतिरिक्त कुछ आंकड़ों को, जैसे हम अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 के आंकड़े को देख ले, तो दौरान भारत में भी प्रमुख एफडीआई प्रवाह हुआ, जो जिसमें मॉरिशस सबसे पहले है, उसके बाद आपको सिंगापुर है, अमेरिका है, नीदरलैंड है, जापान है। यह थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। 4 देश, कम से कम 5 देशों का नाम याद है। सबसे टॉप पर मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड, जापान। यह अवधि की बात हो रही है। आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, जहां पर आपको पीआईबी से आंकड़े लिए गए हैं। साथ ही साथ वेबसाइट, विदेशी निवेशक वेबसाइट जो इंडिया पोर्टल है, वहां से लिया गया है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। वहीं अक्टूबर 2019 से लेकर सितंबर 2024 के बीच सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाले राज्यों की बात करें तो पहला है महाराष्ट्र, उसके बाद आपको आ जाएगा कर्नाटक, गुजरात, उसके बाद नई दिल्ली और उसके बाद तमिलनाडु। तो ये फैक्ट याद रखने हैं। इस तरीके से 5 राज्यों का नाम याद रखना है, कौन सबसे ज़्यादा प्राप्त किया है, किस देश के द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई निवेश किया। ये पीटी फैक्ट है वर्तमान, और इसका उत्तर आप कहीं भी मेंस एनसीईआरटी में कर सकते हैं। ये सब सारे फैक्ट याद रखने हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर जब इतना हो जाती है तो कुछ चीज़ों को याद रखना है। जो विदेशी निवेश होंगे, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसका अर्थ क्या होता है। जब किसी देश का एक व्यक्ति, कंपनी या संस्था दूसरे देश की पूंजी लगाता है, दूसरे देश में पूंजी लगाए, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या कोई कंपनी किसी दूसरे देश में, एक्स देश का व्यक्ति वाई देश में क्या लगे पूंजी निवेश करेगा, वो किसी भी रूप से पूंजी निवेश करेगा, वो क्या होगा, विदेशी निवेश का। यह निवेश मुख्य रूप से 2 रूप में होता है। जैसे एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के तौर पर हम जिसे जानते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अर्थात एफपीआई अर्थात फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं। 2 तरीके से देश में आपको मुख्यतः इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और भी तरीके हैं, पर 2 तरीके मुख्य है जहां से आपके प्रश्न पूछा जाता है। वहीं पर अगर हम एफडीआई के बारे में बात करें, इसकी परिभाषा को देखें, तो जब एक विदेशी कंपनी या व्यक्ति किसी देश में सीधे तौर पर किसी व्यवसाय या परियोजनाओं में निवेश करता है, उस जैसे फैक्ट्री, ऑफिस या इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसे एफडीआई कहेंगे। अर्थात यहाँ पर प्रत्यक्ष भूमिका यह देखने को मिलेगा, प्रत्यक्ष सीधे तौर पर
क्या करेगा, यह इन्वेस्ट कर देगा। जैसे किसी विदेशी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना होगा उसे एफडीआई के तौर पर। वहीं लक्ष्य इसका होगा दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से व्यवसाय पर नियंत्रण और प्रबंधन करना, इसका मुख्य लक्ष्य यही होता है। और इसका प्रमुख क्षेत्र है मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, रिटेल क्षेत्र में यह ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसका होता है। एफडीआई में अगर श्रेणी की बात की जाए तो यह सब सेक्टर है जहां पर एफडीआई निवेश सबसे अधिक आता है। वहीं अगर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की हम बात करें तो इसके परिभाषाओं के तौर पर समझिएगा, जब विदेशी निवेशक किसी देश में शेयर बाजार, बॉन्ड्स, अन्य वित्तीय उपकरणों में निवेश करते तो उसे एफपीआई अर्थात फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में कंपनियों में शेयर खरीदना, अगर कंपनी में शेयर खरीदा है कोई विदेशी भारत की कंपनी का तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की श्रेणी में यह आएगा। इसका कारण का लक्ष्य क्या होगा, अल्पकालीन लाभ प्राप्त करना, अर्थात शेयर को खरीदना, कुछ वक्तों का होल्ड करना, उसे बेच देना, अर्थात उसे लाभ अर्जित करना और वो अपने देश में उसका इन्वेस्टमेंट अपने देश में करेगा या अन्य देश में, फिर एफडीआई के तौर पर भी वो भारत में निवेश कर सकता है। ये भी ध्यान रखें, अपने लाभ कमाएगा एफपीआई के माध्यम से, फिर एफडीआई के माध्यम से निवेश भी कर सकता है। मान लीजिए कोई कम बाहरी व्यक्ति 10 लाख प्रॉफिट कमाता है तो वो क्या करेगा, 10 लाख इन्वेस्ट भारत में एफडीआई के तौर पर भी कर सकता है या अपने देश में ही करेगा। पर इसका सीधा साधा अर्थ समझिएगा, एफपीआई अर्थात विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में अल्पकालिक लाभ वो क्या करता है, इस तरीके से शेयर बाजार खरीद में, शेयर बाजार में लगा के या अन्य ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं, अन्य वित्तीय उपकरण होते हैं, उसके माध्यम से वो लाभ अर्जित करेगा। प्रभाव इसका होगा, यह निवेश अस्थिर होता है। यह स्थिर होता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यह डेवलप करता था, किसी प्रकार का पुलिया में किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट कर देगा तो यह अस्थायी होता है। पर जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है वो अस्थिर होता है क्योंकि निवेशक बाजार की स्थिति के अनुसार अपने जल्दी निवेश निकाल सकते हैं, अर्थात बाजार में जैसा स्थिति होगा उसके आधार पर अपने बॉन्ड को बेच सकता है, शेयर को बेच सकता है या अन्य वित्तीय उपकरण जो खरीदेगा उसे भी बेच सकता है, अर्थात यह अस्थिर होता है, अल्पकालिक होता है। ये दो नेचर याद रखिएगा। आपसे कहीं यह इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है, हम लोग भी इंटरव्यू में बैठते हैं तो चर्चा में भी हमेशा एफडीआई रहता है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हमेशा रहता चर्चा में। तो इसके बेसिक अंतर को हम लोग 3 प्रकार से या 4 प्रकार से ये पूछ सकते हैं। तो परिभाषा क्या होता है, उदाहरण इसके क्या होंगे, लक्ष्य इसका क्या होता है, प्रमुख क्षेत्र क्या होते हैं, ये 4 जो पॉइंट है उसके आधार पर दोनों को हम लोग अंतर पूछते हैं। तो जो बच्चा अच्छा बताता है उसको हम लोग समझते हैं, चलो एक्टिव मोड में काम कर रहा, नहीं तो हवाबाजियां करता है। तो इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करें एफडीआई प्रवाह में वृद्धि के कारण, तो सरल नीतियां, सुधार के जो तंत्र अपनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, उसके माध्यम से एफडीआई निवेश बढ़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग बेहतर होगी। पहले भारत रैंकिंग बहुत नीचे हुआ करता था, अब वर्तमान में 63 की स्थिति में आ चुका है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, तो बाजार का आकार भी इंपॉर्टेंट करेगा। सरकारी योजनाएं महत्वपूर्ण रूप से काम करें, जैसे मेक इन इंडिया, प्रो स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं जो एफडीआई को बढ़ावा, अर्थात यहाँ पर पारदर्शिता बढ़ेगी प्रशासन में, तो इकोसिस्टम डेवलप होगा। इस प्रकार सरकारी योजनाएं भी महत्वपूर्ण रूप से एफडीआई प्रभाव बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। वहीं हम बात करें प्रमुख क्षेत्र की, तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में उन्नति की बात होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्र है जहां पर आपको यह क्या होता है, निवेश एफडीआई का आता है। तो इस प्रकार से आप चीजों को देख सकते हैं जो अस्थायी प्रवृत्ति की होती है। वहीं एफडीआई के लाभ की हम बात करें तो आर्थिक विकास होगा, रोजगार सृजन होगा, तकनीकी हस्तांतरण होगा, आर्थिक स्थिरता बनेगी, देश में आर्थिक समृद्धि आएगी, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, तो हम और भी निवेश कहीं देश में कर सकते हैं, अपने आयात और निर्यात बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये सब फैक्ट याद रखने का। और सरकार की पहल क्या, एफडीआई नीति में सुधार, 25 से अधिक सेक्टरों में एफडीआई सीमा को बढ़ाया गया। राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी का गठन किया गया। पीएलआई योजना सबसे इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया, जिससे सरकार पहल में एफडीआई निवेश को बढ़ा दिया। विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स रियायतें भी दी जा रही है। तो ये क्या होता है, इस तरीके से सरकार पहल उठाती है तो एफडीआई निवेश बढ़ता है। इस तरीके से चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके अतिरिक्त इसकी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे नीति स्थिरता की चुनौतियां, बदलती नीतियों में विदेशी निवेशक की चिंताएं बढ़ाती है, क्योंकि समय के आधार पर चीजें बदलते रहती है। जो वर्तमान में वही कुछ वर्षों में, 2-3 वर्षों में बदल जाएगा नीतियां, तो नीतियों के आधार पर भी लोग चिंतित होते हैं। कानूनी और नियामक अड़चने आती है, भूमि अधिग्रहण और श्रम कानूनों के आधार पर। स्थानीय विरोध होता है, कुछ देश क्षेत्रों में एफडीआई के खिलाफ स्थानीय स्तर पर विरोध देखने को मिला। भौगोलिक असंतुलन की बात होती है, अधिकांश एफडीआई जो है मेट्रो शहर और विकसित राज्यों में केंद्रित होते, जबकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में यह नहीं होता, तो भौगोलिक असंतुलन भी जन्म दे देता है। इसके चुनौतियों का प्रमुख कारण है। तो आप इस प्रकार के आंसर, एनालिटिकल आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा तो बेहतर अंक प्राप्त होंगे।
आपको केवल अपने कॉपी को उस श्रेणी में लाना है जहां पर आपके जो लिखे गए कंटेंट है वो एनालिटिकल तरीके से हो, उस पर सोचने विचारने की शक्ति डेवलप करती है। वहीं ध्यान रखिएगा एफडीआई का भविष्य क्या है, हरित ऊर्जा और जलवायु में हम निवेश करवा सकते हैं, तो इस तरीके से हम और भी प्राप्त करेंगे। डिजिटल क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं, जैसे 5G 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर निवेश तेजी से बढ़ेगा। विदेश विदेश वैश्विक जो निवेशकों का रुझान भारत के चीन का वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र माना जा रहा है। इस तरीके से हम भविष्य के तौर पे इसे दे सकते हैं। भारत में एफडीआई के भविष्य क्या है, इन किन सेक्टरों में इन इन तरीकों से एफडीआई निवेश बढ़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके लगातार पूछे जाएंगे। तो इसके कुछ पीटी फैक्ट को देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2024 के दौरान सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रभाव प्राप्त करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु। इसका उत्तर आप क्या दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये दो का ए है, बी है, सी है, डी है, कौन है? अब बताने का प्रयास कि इसका सही उत्तर कहाँ दिया जाएगा। फिर 7 PM में आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आप वहां से भी प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए, इसके साथ एक मेंस का क्वेश्चन आप एक्सरसाइज करके अपना प्राइम बैच के जो बच्चे हैं, आप यूट्यूब युक्ति है इसके आपको ऐप के कहाँ भेजना है, हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो चैट बॉक्स है वहां पर शेयर करेंगे। तो चलिए, इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का प्रवाह समानांतर रूप से वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, समानांतर रूप से वृद्धि देखी गई जा रही है। इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा करें। इसका आपको 250 शब्दों में उत्तर देना है। इसका मॉडल आंसर आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा, आपको रात के 9 बजे तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप इसे 7 बजे तक एनी हाउ में 7 PM तक आप लोग चैट बॉक्स में अपने उत्तर लिख के भेज देंगे, जहां पर बताया जाता है। क्लियर है? गूगल मीट में कल सब चीज़ बता दिया गया है, कहाँ भेजना है, किस तरीके से भेजना है। अगर कोई भी क्यूरी हो तो इसके बाद आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, 870932323791। इस नंबर पर कॉल कर लिए, अगर कोई इशू होगा तो, ठीक है ना, 8709323791। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, 11 तारीख से हम लोगों का बीपीएससी को 70 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए उसके मेन सामर्थ्य आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। GS1, GS2 और ऐसे पर फोकस होगा। और यहाँ पर हम बेहतर दे रहे हैं, जो अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आप लोग उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। हम सबसे पहले लाइव कॉपी चेक करवाएंगे आप लोगों का। जितने ही बच्चे होंगे उसके लिए मेंटर्स अलॉट होंगे, और वो मेंटर्स आपको लाइव कॉपी चेक करेगा सभी बच्चों का। वो 500 बच्चे हो, 1000 बच्चे हो, 1500 बच्चे हो, 5000 बच्चे हो, जितने भी बच्चे होंगे सभी के लिए मेंटर अलग अलग होंगे, और उनके लिए लाइव कॉपी चेक होगी, अर्थात गूगल मीट के माध्यम से कॉपी चेक होगी। आप लोगों को 10 लोगों को रख लिया जाएगा, उनकी कॉपी लाइव चेक, ताकि एक दूसरे के ग्रुप्स में आप ये समझ पाए कि उत्तर लेखन को कैसे बनाएं। वहीं पर क्यूरी सॉल्व करा दिया जाएगा। तो लाइव कॉपी जांच कराई जाएगी, जो युक्ति है इसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। इस तरीके से आप सामर्थ्य आंसर राइटिंग में आप बेहतर अपना आकलन करा पाएंगे। पूर्ण मूल्यांकन की सुविधाएं दी जाएगी। इसके बाद अगर कॉपी आप लिख लेते हैं, उसके बाद भी मान लीजिए आप कॉपी अभी जमा कर दिए लिख के, क्वेश्चन 11 तारीख के एग्जाम वाले 11 जनवरी का मूल्यांकन हो गया, फिर उसके बाद लिखना चाहते हैं, उसका भी पूर्ण मूल्यांकन पूर्ण से किया जाएगा। कोई बच्चे होंगे कि हम फिर से लिख के देना चाहते हैं, कुछ गलतियां होगी, सुधार होगी, तो उसके लिए भी मूल्यांकन की व्यवस्था दी गई। ये डबल कॉपी चेक आप लोगों का, कहने का मतलब 1 to जो दिया गया है, इसका मतलब एक बार तो लाइव चेक होगा, दूसरा फिर से अगर लिखना चाहते हैं तो दोबारा भी कॉपी चेक करके दी जाएगी। आप इसको ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स जिस्ट आपको नोट उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कंटेंट आप बेहतर अपना इनरिच कर सके। जो आपको हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के तौर पर, उसके अतिरिक्त करंट के कुछ कॉन्सेप्ट आपको जिस्ट में दिए जाएंगे, ताकि आप अपने जीएस को और भी इंप्रूव कर सके। ये अभी तक कोई आप लोग को नहीं दे रहा है। साथ ही साथ टेस्ट से पहले सिलेबस पर डिस्कशन होगा, जो भी टॉपिक होगा उस पर डिस्कशन अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप अपने उत्तर में कम से कम वो सारे पॉइंट ऐड कर सके जो आपको प्रश्न का मांग हो सकता है। तो हम सिलेबस को डिस्कस करवा देंगे। फिर उसके बाद टेस्ट के बाद मॉडल आंसर डिस्कशन भी होगा। तो हम प्री और पोस्ट दोनों तरीके से आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो जोड़े में जो दिया गया है ना सुविधा, वो अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो ये आपको अलग कॉन्सेप्ट देगा, अलग इंडिविजुअल एनालिटिकल बेस्ड पर आपके स्टूडेंट को तैयार करेगा, ताकि आप उत्तर को और भी बेहतर लिखे, इन्हांस कर सके, और आपका सबसे अच्छा उत्तर लेखन शैली डेवलप हो, ताकि आप एग्जाम के दौरान सबसे कंफर्ट जोन में चीज़ों को लिख पाए।
निबंध की परीक्षा से पहले निबंध की कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर समझाया जाएगा कि निबंध में किस किस प्रकार से टॉपिक को एनालिटिक कराना है, उसके लिए अलग से कराए जाएंगे। फिर माइंड में फ्लो चार्ट इस्तेमाल करने के तरीके समझाए जाएंगे, किस प्रश्न के किस टॉपिक में आपको माइंड मैप अपना यूज करना है, फ्लो चार्ट, डायग्राम, पाई चार्ट, ये सब कॉन्सेप्ट होता है ना, आपको यूज कर सके, उसके लिए आपको अलग से गूगल मीट के माध्यम से समझाया जाएगा बच्चों को, ताकि आपका उत्तर सर्वश्रेष्ठ नजर आए। तो ये सामर्थ्य जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको 70 बैच के जो बच्चे होंगे वो, या 71 के जो बच्चे जो आने वाले समय में देना चाहते हैं, उनके लिए भी यह उपलब्ध होगा। तो ध्यान रखिए, अपने उत्तर को और भी बेहतर कर सकते, अभी से सीख सकते, कला सीख लीजिएगा तो प्रैक्टिस मोर देन कर लीजिएगा, तो आपको कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। फिर 1 by 1 मेंटरशिप चयनित अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम लोग तो 1 by 1 मेंटरशिप तो करते ही करते हैं, पर चयनित अधिकारियों के द्वारा भी 1 to 1 मेंटरशिप उपलब्ध होगा। वो आपको 15 दिन में उपलब्ध कराया जाएगा। समय सारणी बता दी जाएगी, कितने बच्चे किस ग्रुप में जाएंगे, इसके लिए 1 to 1 मेंटरशिप चयनित अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा, ताकि वहां पर आप कंफर्ट जोन, अर्थात उन खामियों को दूर कर पाए जो एग्जाम के दौरान आप अक्सर कर पाते हैं। जो चयनित हो चुके हैं वो अपने एक्सपीरियंस आपसे से होल्ड करेंगे कि हमने अपनी तैयारी के दौरान किस प्रकार इन सभी टॉपिकों पर एनालिटिक आंसर लिखा था, उसके उत्तर के व्याख्या कैसी हो सकती है, उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या होता है, शासन प्रशासन उसकी किस नजरिए से देखा जा रहा है, तो ये आपको वो समझाएंगे। तो 8 बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, फ्यूचर के साथ हम सामर्थ्य बैच को ला रहे हैं, जो इसका एग्जाम आपको 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 11 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए शेड्यूल और प्रोस्पेक्टस आज शाम तक आप लोग को उपलब्ध कर दिया जाएगा, टेलीग्राम या विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, ऐप पर, सभी जगह उपलब्ध। जो इंटरेस्टेड है, जो बच्चे हैं इंटरेस्टेड, इस नंबर पर कॉल करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, या इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इंटरेस्ट मैसेज लिख सकते हैं, सर आई एम इंटरेस्टेड, इसमें हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ताकि हम ग्रुपिंग करवा सके जो भी स्ट्रक्चर आपका दिया गया है। तो सभी बच्चे इसके लिए तैयार रहिएगा। ये 70 और 70 दोनों बैच के लिए उपलब्ध होगा, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने उत्तर लेखन को कर सके, अपने एनालिटिकल व्यू को डेवलप कर सके। तो चलिए, हम तैयार रहेंगे 11 जनवरी से आपके साथ नए बैच के साथ। ऑनलाइन या मोड में होगा, ध्यान रखिए सिर्फ ऑनलाइन मोड में, क्योंकि ऑफलाइन मोड हम लोग उपलब्ध अभी फिलहाल नहीं करा रहे। जल्द से जल्द चीज़ें ऑफलाइन मोड में भी आएगी, कुछ वक्त लगेगा। फिलहाल आपको ऑनलाइन मोड में सारी चीज़ें दी जाएगी, पीडीएफ हो, ऑनलाइन मोड में पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा, सभी चीज़ें ऑनलाइन होगी, ताकि हम कम कम रुपये में कम पेमेंट के साथ अधिकतम लाभ आप लोग को दे सके। तो चलिए, वेबसाइट पर रजिस्टर हो सकते हैं, www.uktis.in पर आप जाके वहाँ पर चीज़ों को कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पीटी फैक्ट में ध्यान रखना है, अमेरिका में हेनरी क्लिंटन, सरोस मेसी को राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक दिया गया। कुल 19 लोगों को यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अमेरिका के नागरिक सम्मान, जिसमें हम बात करते हैं जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उनके द्वारा पूर्व विदेश मंत्री हेनरी क्लिंटन को, फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनो मेसी को, और विवादोस परोपकारी जॉर्ज सोरोस को, अमेरिका अभिनेता डेंजेल को अमेरिका के जो वाशिंगटन में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार अमेरिका और विश्व के लिए उनके योगदान के लिए दिया जाता है। टेस्ला के सीईओ और निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी एलन मस्क ने, ध्यान रखिए, अरबपति जेफ बेजोस के सम्मानित किए जाने पर निंदा किया, क्योंकि हाल में इनके विवाद बहुत के कारण को जन्म दिया, इनके वक्तव्य विवाद को जन्म दिया था, इसके कारण ये सब चर्चा का विषय। फिर भी पुरस्कार दिए गए हैं, तो आपको पीटी फैक्ट में याद रखना। ये क्या करता है, जिन्होंने अमेरिका में समृद्धि किया, मूल्यों या सुरक्षा, विश्व शांति या अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान दिया, उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इससे यह सब फैक्ट याद रखने, क्लियर है। अगर हम बात करें भारत में स्वतंत्रता पदक में किसी भारतीयों को या भारतीय मूल के व्यक्तियों को सम्मानित किया है, तो मदर टेरेसा को, विनोद खन्ना को, जो कला मनंदनम, याद रखिए, बाल मुरली कृष्णा को भी आपको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सम्मान दे दिया जा चुका, पदक दिया जा चुका। ये सब फैक्ट याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए, इससे संबंधित एक आपको क्वेश्चन पीटी फैक्ट याद रखना है। क्या अमेरिका में राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक के कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? 8, 12, 19, 26। इस प्रकार के इजी प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो कम से कम चीज़ों को याद रखिए। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे दीजिएगा, और 7 PM में आप लोग को इसका राइट आंसर उपलब्ध करा दिया जाएगा यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में। देखिए, इनका नाम याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न शायद पूछा जा सकता है पीटी फैक्ट में। शिगेमी फुकाहोरी,
जो थे 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, जो परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाते थे। तो याद रखिएगा, ये 93 वर्ष का निधन हो गया। 3 जनवरी को नागासाकी में एक अस्पताल में उनका अंतिम सांस ले ली इनके द्वारा। यह अब कैथोलिक चर्च में रविवार को इनको प्रार्थना किया गया। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। पर याद रखिए वहाँ अब जो ये फैक्ट इसके बारे में क्या याद रखना, जब हम 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध का दौर देखते हैं जिसमें नागासाकी हिरोशिमा की चर्चा होती है, हिरोशिमा नागासाकी बम गिराया जाता है, तो नागासाकी जब बम विस्फोट होता है तो जीवित बचने वाले जो फूका होरी है समूचे विश्व में शांति के लिए जीवन समर्पित कर दिया। उसी के आपको निशस्त्रीकरण की बात करते थे, परमाणु हथियारों के निशस्त्रीकरण की बात करते थे। उनकी उम्र उस समय कितनी थी? मात्र 14 वर्ष, जब अमेरिका 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में आपको परमाणु बम गिराया था। उसके दौरान ये बच गए क्योंकि ये सीपीआर में काम कर रहे थे, लेकिन अगले ही 2-3 दिन में लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे। ये मर्मम हत्या के पीछे अमेरिका का जो विध्वंसकारी नीति था वो आज तक जिम्मेदार, उसके लिए आज तक उसे गिरना होनी चाहिए और आने वाले सदियों तक ये गिरना होनी चाहिए कि आपने क्या कर रखा था, क्या चीजें आपने विश्व को दिया। एक छोटा सा बम ने विश्व के पूरे समुदाय को नष्ट आमूल परिवर्तन करवा दिया और वर्तमान तक इस शक में दायरे में सब रहते हैं, इस डर में जीते हैं कि कोई देश, परमाणु संपन्न देश, कभी भी सन की एवज में वो अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को तोड़कर कहीं ऐसा फिर न कर दे जिससे पूरा मानव संस्कृति प्रभावित हो जाए। तो यहाँ पर इनका जो योगदान है यह बहुत ही अनुकरणीय है। विश्व को सीखने के लिए पूरा जीवन व्यक्ति यह अपने उस उद्देश्य में पूर्ति करने के लगा दिया जो कभी उसने झेला था। इससे मानव सभ्यता को बचाए जाने का प्रयास में अपने पूरे जीवन समाप्त कर लिया। तो इस तरीके के व्यक्तियों का अगर प्रश्न आपसे आता है तो निसंदेह इसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो फिर तो आप एक्टिव स्टूडेंट नहीं हैं, सीधा सा जान लीजिए। चौथे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। जो शिगेमी फुका होरू है, 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और जो फुका होरू है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं? बाल अधिकार संरक्षणकर्ता के तौर पर, मिनीमाता कन्वेंशन के जन्मदाता के तौर पर, पर्यावरण संरक्षणकर्ता के तौर पर, परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम नेतृत्वकर्ता के आधार पर। तो आपको यह उत्तर बताना है। कमेंट सेक्शन में तो उत्तर आ जाना चाहिए। इसका सही उत्तर 7 PM में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे यूट्यूब कम्युनिटी पर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन में लड़ेगी आपको बछिया हिल्डा। तो यह चर्चा का विषय क्यों है? तो ध्यान रखिए, विश्व में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 5% मवेशी उत्पन्न करते हैं। इसलिए शोधकर्ता उनके प्रभाव को कम करने के लिए खोजने के तरीके लाए। इसी बीच ब्रिटेन के विज्ञानियों ने हिल्डा नाम की एक बछिया विकसित की है। तो यह कुल काउज परियोजना के एक हिस्से के तौर पर IVF, याद रखिएगा, IVF जो कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से विकसित किया गया। हिल्डा लेके वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन कम करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। कैसे होगा? तो ध्यान रखिएगा, देखिए जो जीन है, हिल्डा के जीन जो होंगे, किसी भी अन्य बछिया की तरह दिखने वाला हिल्डा के जीन को डकार लेने और हवा छोड़ने के दौरान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए संशोधित किया गया। अर्थात जब कोई मवेशी खाना खा लेता है उसके बाद वो जुगाली करता है, उसके बाद उसे जो गैस निकलता है, उसके जो अपशिष्ट पदार्थ से गैस निकलता है गोबर से, वो क्या करता है? ग्रीन हाउस गैसों को कम करेगा हिल्डा के जो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट जिसमें वो जुगाली करेगी। तो यहाँ पर हिल्डा का जन्म IVF तकनीक के जरिए ताकि परिवारों के अनुकूल मवेशियों का उत्पादन किया जा सके। परियोजना के शामिल प्रोफेसर रिचर्ड ड्यू हर्ट्स ने कहा कि हिल्डा का जन्म पारंपरिक प्रजनन तकनीकों के जन्मे बच्चों की तुलना में 8 महीने पहले हुआ। इससे मवेशियों की संख्या को बढ़ा कर डेयरी उद्योग भी सशक्त बनाया जा सकता है। तो इस तरह 2 लाभ होंगे। हम एक तीर से 2 निशाना चाहते हैं, डेयरी उत्पादन बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के लिए जो सबसे बड़ा कारक है मीथेन गैस, उसको भी कम कर सकते हैं। इस तरीके के कॉन्सेप्ट अपनाए जा रहे हैं, पर कहाँ तक सफल होगा ये भविष्य के गर्त में टिका हुआ है। तो इसके संदर्भ को समझिएगा। देखिए, 100 अरब किलो से ज़्यादा मीथेन उत्सर्जन करता है जब बकरी, भेड़, खासतौर पर मवेशी जैसे जुगाली करने वाले जानवर अपना खाना पचाते हैं। तो इस प्रक्रिया में दौरान ग्रीन हाउस गैस मीथेन बनता है और यह मवेशी जो होता है, मीथेन मवेशी डकार या हवा छोड़ने के जरिए वायुमंडल में फैला देते हैं। यह मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल को 28 गुना अधिक गर्म करती है। तो ध्यान रखिएगा। तो
तो आपसे कभी प्रश्न पूछे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन वायुमंडल को कितना गर्म करता है, तो 28 गुना अधिक गर्म करता है। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में मांस उत्पादन के लिए विशेष रूप से पाले जाने वाले 1.5 अरब मवेशी हर साल 104.78 अरब किलो मीथेन उत्सर्जन करते थे। यह संख्या घटाई जा सकती है अगर हम इस तरीके से IVF तकनीक के माध्यम से बछड़ों को जन्म देंगे, मवेशियों को जन्म देंगे, ताकि हम एक संशोधित जीन वाले पशुओं को जन्म देकर अपने जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन, उसको कम कर सके। देखिए, किसी भी तरीके से जलवायु परिवर्तन कम होना चाहिए, क्योंकि मानव सभ्यता कहीं ना कहीं खतरे में है। विश्व की जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है वो कहीं ना कहीं समस्याओं में है। तो इसके लिए हम यथावत संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसके लिए यह महत्वपूर्ण कारक होगा। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। वैश्विक ग्रीनहाउस गैस में उत्सर्जन मवेशियों का योगदान कितना होता है, तो ध्यान रखिए 28 गुना अधिक गर्म करती है वायुमंडल मवेशी डकार लेने के दौरान। वही 69 से 119 किलो मीथेन गैस पैदा करती एक गाय प्रति वर्ष। तो यह भी कहीं कहीं फैक्ट याद रखिएगा। 37% मानवीय गतिविधियों में होने वाले मीथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार पशु और कृषि है। तो 37% योगदान पशु और कृषि के क्षेत्र में होता है, जिसके कारण मीथेन गैस बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है। याद रखिएगा 104.78 अरब किलो मीथेन उत्सर्जित करते हैं दुनिया भर के मांस उत्पादक देश, जिसमें 1.5 अरब मवेशी भी शामिल है। तो हर वर्ष यह करता है। तो इस तरीके से पीटी फैक्ट याद रखने हैं। क्लियर है, ताकि आप अपने तरीके को अच्छे से उत्तर लिख पाए। अब देखिए मेंस के टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं, समझते हैं यह क्यों चर्चा का विषय। इसे स्टार श्रेणी में आप लोग रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, जिसमें हम डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण डीपी याद रखिएगा। डीपी कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग डिजिटल व्यक्तित्व डाटा संरक्षण प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं। 2025 के मसौदे लाए गए हैं, जिसमें आपको क्या करना है, जब हम विश्व के भविष्य के बारे में बात करते हैं तो मानव केंद्रित दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी केंद्र में मानव इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी विषय में सुधार करने की बात हो, या उसके प्रबंधन की बात हो, या हम उन्नत सोसाइटी के निर्माण की बात करते, पर्यावरण की बात करते, सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र में क्या होता है, मानव होता है। इसी मानव के संदर्भ में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अर्थात डिजिटल प्रोटेक्शन, जो डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है, उसके तहत नियम 2025 के मसौदे हैं, वो हमारे प्रयासों का मार्गदर्शन था। भारत के प्रदर्शन के जो दे रहा है प्रयास, उसके प्रदर्शन का मार्गदर्शक बनकर उभरा है। वहीं डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 लागू हो गया, जो नैको व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा के अधिकार रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता था। हमारी कहने का मतलब सरकार की प्रतिबद्धता। अब भारतीय नागरिक ध्यान रखिएगा, भारतीय नागरिक ही डीपी नियम 2025 के केंद्र में, अर्थात भारतीय नागरिकों को ध्यान में यह एक्ट लाया गया, जिसमें डाटा के बढ़ते वर्चस्व वाली दुनिया में हमारा मानना है कि व्यक्ति की शासन के रूपरेखा केंद्र में रहना अनिवार्य, अर्थात व्यक्ति की गरिमा बचाए रखना, व्यक्ति के स्वतंत्रता को बचाए रखना, व्यक्ति के विशेष समूहों के अधिकारों का सुरक्षा करना भी महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है। देखिए, यह नागरिकों को कई अधिकारों से सशक्त बनाते, जैसे सूचना का अधिकार, सम्मति, डाटा मिटाने की सुविधा, डिजिटल रूप से नामांकित व्यक्ति की नियुक्ति करने की क्षमता आदि। अब है नागरिक अब उल्लंघनों के अनधिक डेटा उपयोग करने में सहायक हो, डिजिटल पहचान प्रभावी ढंग से सुनिश्चित हो पाएगा, ये सब स्पष्टता हो पाएगी। भारत के सूचीबद्ध 22 भारतीयों की जानकारी देना अनिवार्य बन जाता है। तो इस तरीके से अधिकार जो भारत में है भारतीय नागरिकों को, वो डिजिटल जो डेटा प्रोडक्शन के लिए दिया गया है, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। ध्यान रखिएगा, डिजिटल युग में बच्चों के विशेष देखभाल मान्यता देते हुए नियम नाबालिगों के लिए व्यक्तिगत डाटा का इस्तेमाल करने, माता पिता के विभागक सत्यापन योग सहमति को अनिवार्य बनाते हुए हाल ही में न्यूजीलैंड सरकार ने ऐसा भी कुछ किया, जहां पर बच्चे क्या नहीं कर पाएंगे, उपयोग नहीं कर पाएंगे 18 से कम। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखने, ताकि व्यक्ति विशेष का निर्माण हो सके। अब इसके अतिरिक्त भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की वैश्विक सफलता की गाथा रही है। हम इस गति में बनाए रखने की प्रगति दृढ़ बात बताते हैं। हमारी रूपरेखा डिजिटल अर्थव्यवस्था को नवाचार सक्षम बनाने के लिए नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। विनिमय को बहुत अधिक जोर देने वाले अंतर्राष्ट्रीय जो प्रारूप है, उसमें हमारा दृष्टिकोण व्यवहारिक और विकासोन्मुख है, अर्थात वैश्विक स्तर पर जो नियम कानून बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप बने हैं, वहां पर हम अपने दृष्टिकोण भारतीय नागरिकों के संदर्भ में देखते हैं, उनके अधिकारों के संदर्भ में देखते हैं, उनके विकासोन्मुख प्रवृत्ति के तौर पर देखते हैं। ये फैक्ट बताया गया है।
अश्विनी जी के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। स्टार्टअप जो है व्यवसाय है प्रेरित करती है नए डिजिटल कॉन्सेप्ट को ताकि वो सुरक्षा कर पाए, ये सब कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। साथ ही साथ इन नियमों के मूल में डिजाइन से लेकर डिजिटल दर्शन डाटा सुरक्षा बोर्ड मुख्य रूप से एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा, जिसमें शिकायतों के समाधान के लिए अनुपालन लागू कराने के लिए कार्य सौंपा गया। प्रौद्योगिकी का लाभ ले पाएंगे, पारदर्शिता गति सुनिश्चित कर पाएगी, ये सब फैक्ट बताया गया है। अब ध्यान रखिएगा, साधन प्राप्त कर सकते हैं, प्रगति और निगरानी कर सकते हैं, डिजिटल प्रथम दृष्टिकोण सहमति व्यवस्था डाटा प्रबंधन कार्य विस्तारित कर सकते हैं, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके हम बड़ी कंपनियों का अनुपालन करवा सकते हैं। यह डाटा कहीं कहीं नागरिकों के जुड़ना आसान बनाता है, जिससे प्रणालियां पर विश्वास होगी, इकोसिस्टम पर विश्वास हो, ताकि नियम कानून जो बनाए गए नागरिकों के संदर्भ में ही बनाए गए। अगर हम बात करें डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 के सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात मसौदा नियम आपको हितधारकों को एकत्र किया करेगा, व्यापक इनपुट वैश्विक सर्वोत्तम तौर तरीके उपलब्ध कराएगा, अध्ययन कराएगा, ये सब फैक्ट बताया गया। वहीं हम बात करते हैं सार्वजनिक परामर्श के लिए 45 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है सुझाव के लिए। तो ये सब जो और भी अगर उन्नत व्यवस्थाएं दी जाएगी, सुझाव दिए, उसी के अनुसार यह नियम कानून बनेगा। यह संरक्षण जो मसौदा है, संरक्षण नियम 2025 का जो मसौदा वैश्विक डाटा जो शासन मापदंड है उसके आकार देने के लिए भारत के नेतृत्व को प्रतिबिंबित करता है। अर्थात इस तरीके से हम एक नए द्वार को खोलते हैं, हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन की स्थिति को जन्म देते ताकि हम नागरिक विशेष अधिकारों की रक्षा कर पाए, ये सब बताएगा। यहाँ पर हम सुरक्षित सशक्त और सक्षम बनाएंगे प्रत्येक भारतीय के अधिकार को, डिजिटल युग को। तो इस तरीके से 3 कॉन्सेप्ट याद है, डिजिटल युग को प्रत्येक भारतीय के लिए सुरक्षित सशक्त और सक्षम बनाना महत्वपूर्ण उद्देश्य इस 2025 के DPDP नियम का रहेगा। तो यहाँ से प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है, प्रत्येक नागरिक व्यवसाय और नागरिकों को समूह के परामर्श अवधि के लिए क्या किया है, डिजिटल आकांक्षाओं को भारत का प्रतिनिधित्व करती है, उसी संदर्भ में आपको क्या होगा, समाधान ढूंढने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से आप इनके विचारों के, सरकार के विचारों को जरूर पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से एक प्रश्न बनाया जा सकता है जिसे आप उत्तर के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण DPDP नियम 2025 का मसौदा भारतीय नागरिकों को कई अधिकारों से सशक्त बनाते हैं। डिजिटल भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक के रूप में यह कई बिंदुओं का उत्तर है। अर्थात डिजिटल भारत का जो नया नियम लाया है, तो यह भारत के डिजिटल भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक जो है उसके कई रूप में उसके बिंदुओं का उत्तर के तौर पर स्पष्ट हो रहा है। इसे स्पष्ट करें, 250 शब्दों में इसका उत्तर देना है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। प्रश्न में आपको इस मसौदे के बारे में कुछ पूछ रहा है, वो भारतीय नागरिक को कई अधिकारों को कैसे सशक्त करेगा, इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट है डिजिटल भारत जो की आकांक्षाएं क्या क्या है, उसके प्रतीक के रूप में यह जो मसौदा है यह कई बिंदुओं का उत्तर है, अर्थात समाधान लेकर आया, उत्तर देकर लेकर आया है। तो इसे स्पष्ट करने की बात हो रही है। इसका उत्तर आप 250 शब्दों में दीजिएगा ताकि और भी चीजों को हम कवर कर। आज 2 प्रश्न दिए गए जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, तो इसलिए मैं बोलता हूँ केवल एक ही प्रश्न का एनालिसिस नहीं होगा, जितना टॉपिक महत्वपूर्ण होगा, जो आपके लिए उपयोगी होगा, आपका उत्तर उतना ही बेहतर तरीके से लिया जाएगा। क्लियर है? तो DMP डेली मेंस जो प्रैक्टिस है उसमें आप जरूर शामिल होइए। जो अभी तक बैच नहीं परचेज किए, परचेज कर लीजिए। 599 से कुछ होता नहीं, पर इसका समाधान आपके लिए बहुत तरीके से लेकर आएगा। क्लियर है? तो आप चीज़ों को जरूर एडमायर कर सकते हैं। देखिए, यह जो टॉपिक है ना, कामकाज कौशल और तनाव प्रबंधन, देखिए हाल के घटना केस स्टडी जो हमारा है, केस स्टडी उसके आधार पर भी टिका हुआ है। जैसे DM पटना का चर्चा आप ले सकते हैं। फिर अभी हाल में देख सकते हैं कि जो कुछ लोगों की हत्या कर दी गई, कुछ लोगों की हत्या कर दी गई काम कौशल को लेकर कार्यस्थल पर। तो इस तरीके के जो प्रबंधन होते हैं, कुछ देखते होंगे कुछ उच्च अधिकारी अपने निचस्थ अधिकारी को डांट देते हैं या उनको बेइज्जत कर देते हैं। इसी तरह भीड़ प्रबंधन, मान लीजिए अभी महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में ना, तो वहाँ पर भी कौशल प्रबंधन की बात होगी, तनाव प्रबंधन की बात होगी। इस तरीके की कोई कार्य गतिविधि आप कर रहे हैं कहीं भी, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, निजी स्थल पर, तो उसके संदर्भ में तनाव, जो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, वो कैसे हैंडल हो सकता है ताकि सेवा की आपूर्ति बेहतर की जा सके। सेवा की आपूर्ति, यह लाइन हमेशा याद रखिएगा। आपसे यह प्रश्न आसान को मुश्किल करने के लिए पूछ सकता है। तो सेवा की आपूर्ति को कैसे बेहतर किया जाए, इस
संदर्भ में इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया। देखिए, नौकरियों के बढ़ते तनाव और कार्य संस्कृति बदलाव जितनी बातें आज हमारे देश में कहीं सुनी जा रही है, वो देखते हुए कहा जा सकता है वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ तालमेल बिठाने दुनिया के जो ताकतवर कंपनियों के आगे निकलने का दबाव भारतीय कंपनियों काफी बढ़ गया। नतीजा क्या हुआ कि कभी हर हफ्ते न्यूनतम 70 घंटे काम करने की जरूरत रेखांकित की जाती है, तो कभी तनाव की बात स्वीकार करने कर्मियों पर काम से हटाने के फरमान जारी किए जाते हैं, ताकि यहाँ पर इस तरीके जो स्थितियां उत्पन्न होती है तो यहाँ पर तनाव प्रबंधन काम करता है। तभी हम समझ सकते हैं कैसे मिसमैनेजमेंट हो रहे व्यवस्थाओं को हम मैनेज कर पाए। तो यहाँ पर जो मांग है उसके अनुरूप क्या हम तनाव प्रबंधन दे पा रहे हैं, तनाव उस व्यक्ति विशेष पर जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, मानसिक तनाव उत्पन्न, उसका समाधान ढूंढ पा रहे हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ से पूछे। देश दुनिया में आज क्या है, जो राष्ट्र निर्माण की बात होती है, जुनून हद से जुटने की पक्ष में होती है, अर्थात हम अपने एफर्ट को है ना अधिक से अधिक लगा सके ताकि उसका आउटपुट हमें अधिक प्राप्त हो। तो इसमें दबाव क्रिएट होता है ना। कोई व्यक्ति की क्षमता मान लीजिए 8 घंटे काम करने का है, उसको हम 10 घंटा काम करा रहे हैं, उसको 12 घंटा काम करा रहे हैं, 14 घंटा काम करा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जितना घंटा हम बढ़ते जाएंगे उसके लिए पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होगी, सामाजिक सामाजिक ताना बाना उसका खराब होगा, फिर मानसिक संतुलन खराब होगा। तो ये क्या होता है, इस स्थिति में कोई व्यक्ति अपने आप को कितना एडमायर कर, कितना संतुलित कर पा रहा है, इसी का तनाव प्रबंधन इस सारे तरीके से होना चाहिए। ये बातें की जा रही है। वहीं पर ये ध्यान रखिए, काम का दबाव के कारण तनाव में जो उनके मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। सर्वेक्षण में मानसिक तनाव स्वीकार करने वाले कर्मचारी नौकरी से निकाल देने की खबर आई है। अर्थात देखिए, कार्य करवा रहा है कंपनी, जिससे एक कोई जो कर्मचारी है वो तनाव की स्थिति में आ जा रहा है और उसका मानसिक स्थिति खराब है, तो फिर कंपनी उसको हटा दे रहा है। किस लिए? कि आपका मानसिक संतुलन खराब हो गया, हिल गया है। पर ये कंपनी अपने दायित्व को नहीं समझ रहा है, ये संस्थाएं अपने दायित्व को नहीं समझ रहा है कि कैसे इसका संतुलन किया जा सके, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सके। मेरे कारण ही कोई व्यक्ति मानसिक संतुलन का खो रहा है और उसके अंतिम दौर में क्या हम इसका मानवकृत जो सहयोग है वो कर पा रहे थे। इसके लिए सोशल मीडिया में कभी आलोचनाएं देखने को मिले। कर्मचारी को नौकरी से हटाने नहीं, बल्कि सर्वेक्षण और उद्देश्य कार्यस्थल के दबाव तनाव से जुड़ी समस्या उजागर करना था। ये सब मुख्य उद्देश्य बताया। यह संभव है कि कंपनी का सर्वेक्षण, कर्मचारियों प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर उसके प्रति उपजा आक्रोश सोची समझी प्रचार रणनीति हो सकती है। मगर सच यह है कि भारतीय कंपनियों की यह धारणा गहरे तक पेट बैठी हुई है। आप छोटे कंपनियों में जाए, बड़े कंपनियों में, किसी भी स्तर पर जाए, आपको देखने को मिलता है वहाँ पर इस प्रकार के तनाव की स्थिति, जहाँ पर कार्य अतिभार की में है, व्यक्ति अतिभार में, कार्य के अतिभार में है और उसके एवज में उसे ना कुछ मिलता है। इसके लिए बायोमेट्रिक प्रणाली अपनाई गई। देखिए, इसी वजह से ज़्यादातर सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करने के बायोमेट्रिक प्रणाली अपनाई। कामकाज आकलन के लिए सालाना मूल्यांकन व्यवस्था लागू की गई। बड़ी बड़ी निजी कंपनी से ज़्यादा सख्ती से माहौल है कामकाज। वैश्विक मानकों के आधार पर आईटी कंपनियों के संस्थापक इसके लिए अगर भारत को आर्थिक महाशक्ति बनना है तो युवा को हर हफ्ते 70 घंटे कामकाज करना होगा। अभी हाल ही में कृष्णमूर्ति जी का यह वक्तव्य सामने आया था, आप सुने होंगे कि युवा को सबसे ज़्यादा काम करने का जरूरत है। पर उसके लिए क्या कंपनी, क्या कोई संस्था, कोई सरकार ऐसी कोई नीति लाए कि इस स्थिति में अगर कोई किसी के मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, उसके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए क्या कोई योजना लाइए? ऐसा कोई बात नहीं होता। पर आप किसी व्यक्ति को कार्य अतिभार के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप एक मामरिक उद्देश्य बता सकते हैं कि महाशक्ति बनाना भारत को, पर व्यक्ति का अस्तित्व इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति का स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट, व्यक्ति का जीवन जीने का तरीका इंपॉर्टेंट है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, क्या महाशक्ति इस एवज में प्राप्त होनी चाहिए कि जिससे व्यक्ति के मानवाधिकार समाप्त हो जाए, व्यक्ति के गरिमा समाप्त हो जाए, व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित कर दिया जाए? क्या इस एवज में महाभारत को आर्थिक महाशक्ति बनना है? तो जहां यह प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा तो यही आपको कॉन्सेप्ट बताने हैं। ध्यान रखिएगा इसके जो कॉन्सेप्ट है। तो यह 70 घंटे का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्या होता है, सिर्फ पश्चिमी मुल्क में ही नहीं बल्कि एशिया के कई ऐसे देशों में मिसालें दी जा सकती है जहाँ किसी प्रकार का युवा आबादी से ज़्यादा काम कर देश की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की है। मसलन जापान के बारे में दावा किया जाता है कि वहाँ कर्मचारी न केवल ज़्यादा काम करते बल्कि सालाना 9 दिन की छुट्टी भी नहीं लेते, जबकि नौकरी की उनकी शर्तों पर इसलिए दुगने ज़्यादा छुट्टियां मिलती है। पड़ोसी चीन में नियोक्ता अपने कर्मचारी ज़्यादा काम करने की अपेक्षा करते हैं। चीन में एक मशहूर ई कॉमर्स कंपनी के संस्थापक भी कह चुके हैं कि चीन में एक मशहूर जो है वो हर दिन
सुबह 9 घंटे से 10 रात के 9 बजे तक काम करते हैं, जरूरत होती है, और 5 कार्य दिवसों की वह परंपरा फिजूल है। दूसरी और एक उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया का भी, जहां पर दफ्तर में जाने पर ही बाद फोन या ईमेल का जवाब देने की जरूरत राइट टू डिस्कनेक्ट के अधिकार कारण महसूस नहीं करती की जाती है। तो यहाँ पर कुछ चीजें समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या यह राज्य तो विकसित हो गया, ये देश विकसित हो गया, पर इसके लोग क्या खुश हैं? हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या ये राष्ट्र इंपॉर्टेंट रखते हैं स्थान? ये आपसे प्रश्न होगा। कोई व्यक्ति अपना काम क्यों करता है, कार्य क्यों करता है? वो सुख सुविधाओं के लिए करता है ना, सुख सुविधाओं के लिए करता है। तो सुविधा तो उसे मिल जाता है, पर क्या वो असीम सुख प्राप्त होता है जिससे वो अपने जीवन को जी सके, अपने अपने अधिकारों को वो पहचान सके, अपने अधिकारों को वो जी सके, अपने गरिमा को बचा सके? क्या वो ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ वो जी पाता है? बिल्कुल नहीं। पर आप राष्ट्र को विकसित कर सकते हैं, पर व्यक्ति को विकसित नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति जब तक खुश नहीं होगा, आंतरिक सुख बाह्य सुख उसको नहीं प्राप्त होगा, तब तक वो एक सफल नागरिक नहीं बन पाएगा। तनाव में हमेशा रहेगा, दूसरे व्यक्तियों के साथ फिजूल बातें करेगा, दूसरे व्यक्तियों के साथ अभद्र भाषा करना शुरू कर देगा। वो ऐसे मानसिक तनाव में गिर जाएगा जहां पर राज्य उसे कंट्रोल करना शुरू कर देगा। और इन जितने का उदाहरण आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जापान का, चीन का आप उदाहरण देख रहे हो, वहां विकसित राष्ट्र तो बन गया, पर वहां के नागरिकों के मौलिक जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं कम रह गया। ये सब चीजें याद रखिएगा। अब है कि इसका उदाहरण भूटान से आप ले सकते हैं। भूटान उतना विकसित नहीं है, पर वहाँ के व्यक्ति सबसे सुखी हैं, और वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष यह बोलता भी, हम ऐसी कीमत पर हम अपने नागरिकों को अपने ऐसी कीमत पर हम आर्थिक विकास को नहीं लाएंगे जिससे हमारे नागरिकों का मानसिक संतुलन खराब हो। यहाँ पे बातें वो कह रखे। तो ये सब कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। अब है कि भारतीय कर्मचारियों में पहले से ज़्यादा काम करने में मजबूर होना पड़ रहा है। आज खुद हम अपने स्तर पर बात करें तो हमें अतिरिक्त कार्य करने की जरूरत पड़ती है। हम समय से अधिक, मान लीजिए जब सुबह हम 7 बजे से लगे हुए हैं, 7 AM से लगे हुए हैं, 7 AM से 10 AM 11 AM तक मैं अपने यहाँ करूँगा, फिर उसके बाद 11 AM से लेकर 7 PM तक दूसरे संस्थान में करूँगा, फिर उसके बाद आपको कितने घंटे को जोड़ के देखिए, फिर 8 PM से लेकर 10 PM तक मैं दूसरे बच्चों को कॉल रिसीव करूँगा। तो क्या यह अतिभार हमें खुश कर पाएगा? ये चीजें समझिएगा। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि अतिरिक्त दबाव आप पर है। दबाव है, किसका दबाव है? आपकी स्वेच्छा का, अर्थात आपने जो मोटो बना रखा उसका दबाव होगा। दूसरा पारिवारिक दबाव होगा, उसका तीसरा सामाजिक दबाव होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको सफल होने के लिए जो भ्रम फैलाया गया है कि आप सफल होंगे, आपके पास इकोसिस्टम डेवलप हो, उसी के दबाव में आप काम कर रहे हैं। ये हर व्यक्ति विशेष का योगदान यह देखने को मिलता है। तो ये चीज समझिएगा कि हम कैसे बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। इसके लिए तनाव प्रबंधन इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इन सारे कार्यों के पीछे जो भाग दौड़ मची है उसके पीछे न जाकर अपने सुख सुविधा भूटान मॉडल को अपना सकते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा। संतुष्टि इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति विशेष का संतुष्टि इंपॉर्टेंट है, उसकी स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, उसकी गरिमा इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट याद रखिएगा। यह बहुत ही केस स्टडी को सामने लाता है। इसके लिए एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। DM पटना का एग्जाम्पल है। क्यों वो थप्पड़ चला दिए? क्योंकि वो उनका कार्य अतिभार था। उसके बाद परीक्षा में आप देखते कुछ बच्चों का हुजूम आके विवाद क्रिएट कर देता, तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने अतिरिक्त दबाव को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक थप्पड़ मार देते किसी व्यक्ति विशेष को। उसकी गरिमा, व्यक्ति की गरिमा कहाँ रह गई? बार बार उसे वीडियो दिखाया जा रहा है, तो उससे क्या होता है? उस व्यक्ति की गरिमा समाप्त हो जाती है। उसे उसके सामाजिक जो ताना बाना सुनना पड़ेगा। हर बार उसका आने वाला भविष्य यही बोलेगा, तुम तो थप्पड़ मार खाए हो पूरे भारत भरे समाज में। सोचिए उस व्यक्ति विशेष का क्या क्या अस्तित्व रहा होगा उसके गरिमा के संदर्भ में। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं तनाव का ही जन्म है। तो ये सब आपको समझने की आवश्यकता होगी, इसको प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, ऐसे में आपको यह बहुत ही महत्वपूर्ण एशे है, आप इसे जरूर करके जाइएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेगा। जैसे नाकामयाब हो जाते हैं आप, उसके पीछे कामयाबी छिपी होती है। जैसे हम प्रतिष्ठात्मक दौर में अति प्रतिस्पर्धा करें, उस दौर में ये काल्पनिक भय जी रहे जहाँ वर्तमान में सुख का उपयोग करने की अपेक्षा भविष्य के संवारने उसे उपजने वाली काल्पनिक चिंता का मायाजाल में उलझे हुए। अर्थात हम जो प्रेजेंट है, जो पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है,
इसके बीच फंसे हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बीच में हम प्रेजेंट को जी ही नहीं पा रहे। तो नाकामयाबी के पीछे कामयाबी की बात होती है, तो हमें यह पता ही नहीं आने लगता है वो पल कैसा होगा। आपत्ति या विपत्ति में आने वाला कोई निश्चित नहीं है। उसी तरह हो सकता आने वाला पल बेहद अच्छा होगा, लेकिन उसकी विफलताओं में मायावी भय जीते हुए हम अपने वर्तमान दांव लगा रहे, अर्थात वर्तमान को जी ही नहीं पा रहे। अपनी जीवन शैली में बेहतर दिखने का फिर व्यर्थ की ही चिंता में आग में जी, ये सब बातें बोली जा रही। क्या कल क्या होगा, हमारी योजनाएं कहीं असफल ना हो जाए, बस यही असुरक्षा का भाव हमें उलझाए हुए रखे। क्या यह समझना सबसे महत्वपूर्ण काम रह गया है कि कल क्या होगा? ऐसा लगता है कि यह केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है। अगर हम ऐसे ही मन को शांत रखें, मानव क्षमताओं पर भरोसा करें, जो जीवन अधिक सरल और सुंदर हो सकता है। हम बाल्यकाल में अधिक प्रेरणा लेते हुए जीवन को आगे बढ़ने का कोशिश कर सकते हैं। ये सब जो तकनीक है उसे अपना सकते हैं। आज भागम दौड़ बड़ी जिंदगी में हम क्या प्रबंधन कर पा रहे हैं, यह इम्पोर्टेंट है। सोचने का ढंग, मानसिकता बदलने लगती है। लगता है कि असफल का भय कुंठित हो जाएगा और हम अपने कल का निर्माण आज ही करना चाहते हैं, पर आज का जीवन आज नहीं जीना चाहते, ये बताना चाहता है। तो ये सब उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग पर चलने असफलताओं को स्वीकार नहीं कर पाते, जिसके साथ असफलताएं भी उसी मार्ग में पड़ाव में बनी रहती है। ये सब बात बोलता है। बाल मन में सीखने की जरूरत होती है, निरंतर प्रयासों करने की जरूरत होती है। उसके बाद थक कर हट कर बैठ जाए तो उसके उद्देश्य को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। ये सब फैक्ट बताया गया। इसके कुल मिलाकर ये असफलता से हम सीखते हैं कि असफलता का सही अर्थ क्या होता है। जब हम असफल होते हैं तो सफलता क्या होता है, इसके अर्थ को समझाता है। अर्थात यहाँ कामयाबी और सफलता का उद्देश्य प्राप्ति के दो स्तंभ है। इसमें प्रयासों को नाकामयाब होना जीवन की कोशिशों को बेहतर करने का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रयासों के भयभीत होने से अपेक्षा उन्हें जीवन के अपना गुरु मान लेना ही हमें सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। जीवन के धैर्यवान बनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। असफलता के संघर्षों के जीवन भर हमारे प्रयासों को मूल को बताती। यही सब आपको कॉन्सेप्ट हो आगे बढ़ाने का मसौदा तैयार कराता है। विपरीत परिस्थितियों में हम खामियाजा यह होता है कि हम कमजोर होते महसूस करना, जबकि यह सच है कि अगर हम असफलता के सामने हार नहीं मानते, सफलता हमारी राह देखती है। असफलता के राह हमें सफलता के एक कदम और करीब ला देती है। ये सब कॉन्सेप्ट बताता है। कुल मिलाकर बात है कि जब हम नाकाम होते हैं तो हमारे कामयाब जिंदगी के पीछे उसके बीच जो अंतर है, बीच अंतर के बिंदु से स्पष्ट हो सकता है। आप जिस तरीके से नाकामयाब होने वाली प्रवृत्ति को आकलन करेंगे, उसी आधार पर आपकी कामयाबी की या सफलता की नींव तैयार होगी। अर्थात मान लीजिए आप इस बार असफल हो जाते हैं, 20 बीपीएससी में या यूपीएससी में असफल हो जाते हैं, तो क्या आप पुनः सफलता प्राप्त करने के लिए उसी एनर्जी के साथ अपनी तैयारी करते हैं? यह इंपॉर्टेंट। अपनी गलतियां का आकलन करते हैं, गलतियां क्या क्या कर रहे हैं, अगर उसका आकलन करके आगे बढ़ते हैं तो आप सफलता के मार्ग में होंगे। यह प्राथमिक नींव होगी जो मैं लगातार आप लोगों को बताता हूँ। इसलिए नाकामयाब हो रहे या असफल हो रहे से घबराने की जरूरत नहीं है, उसको मैनेज करने की आवश्यकता, आगे आने वाले लक्ष्यों के रूप में उसे परिवर्तित करने की आवश्यकता है। यही संदर्भ समझाता है आज का लेख, जो ऐसे में आपसे कहीं ना कहीं पूछेगा, जहां पर एक असफल व्यक्ति सफलता के नींव की प्राथमिक सीढ़ी को चढ़ता है। इस प्रकार से कोटेशन बनाकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और कल हम फिर मिलते हैं। 1 घंटे का एनालिसिस हो गया, कुछ चीजें हम लोग आज कवर किए जिसके वजह से समय एक्स्ट्रा लग गया, कोई बात नहीं है। चीज़ों को सीखिए, समझिए और उत्तर लेखन में शामिल। सभी बच्चे उत्तर लेखन करेंगे। अपना मॉडल जो उत्तर है प्राप्त करने के लिए आप युक्तियाँ इसमें ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन बॉक्स में कराएगा, जिससे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड होगा, हमारा जो लिंक उपलब्ध है उसी के माध्यम से। ये गूगल प्ले स्टोर पर हम लोग नहीं है। रीजन उसके पीछे क्योंकि वो 30% एक्स्ट्रा टैक्स आप लोगों से मांगता है। तो चलिए हमें सहयोग कीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।